नमस्कार दोस्तों, एशिया कप खत्म हो गया है। इंडिया ने एक बार फिर जोरदार परफॉर्मेंस देते हुए कप को रिकॉर्ड 8वीं बार जीत लिया है, जो कि एक खुशी की बात है। लेकिन इस चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले वेन्यू यानी एशिया कप कहाँ खेला जाएगा, इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। अब पीसीबी और बीसीसीआई एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे, फिर बारिश की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस रद्द हुए। इसके अलावा जो बाकी मैचेस थे उन पर भी इसका असर पड़ा। पाकिस्तान में बीसीसीआई और जय शाह के इस रवैये को लेकर काफ़ी आलोचना हुई। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया में इसे एशिया कप की बजाय जय शाह कप कहना शुरू कर दिया। जो क्रिकेट फैंस इंडिया पाकिस्तान मैच को लाइव स्टेडियम पर देखना चाहते थे, उनको बड़ी निराशा हुई। इस बीच बीसीसीआई के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों क्रिकेट बोर्ड के लोग साथ में बैठे, गपशप लगाई और चाय बिस्किट खाकर वापस आ गए। पाकिस्तान में बीसीसीआई के अधिकारियों को मिले इस रॉयल ट्रीटमेंट का क्या पॉजिटिव आउटकम निकला वो तो पता नहीं, लेकिन इंडिया के लिए एक पॉजिटिव बात हुई, वो ये कि उसने एशिया कप जीत लिया। अब फटाफट आते हैं मुद्दे की तरफ। इंडिया के लिए इस जीत के क्या मायने हैं? वैसे अगर हम इस चैंपियनशिप की लेवल की बात करें तो यह उतनी बड़ी प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जो टीमें इस टूर्नामेंट पे शिरकत कर रही थी, जो इस टूर्नामेंट में खेली, वो सभी दोयम दर्जे की टीमें थी। यहाँ तक कि श्रीलंका की टीम, एक ज़माना था जब श्रीलंका की टीम बड़ी खतरनाक टीम हुआ करती थी, लेकिन अब श्रीलंका में उस लेवल के प्लेयर नहीं रह गए। तो दोस्तों, क्यों ज़रूरी था इंडिया के लिए इस कप को जीतना? क्या होता अगर हम फाइनल मैच हार जाते? इस ट्रॉफी के जीतने से टीम इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इस कप को जीतने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा पहुंचा है वो है टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल यानी मोराल बढ़ा है। इस क्रुशियल टाइम पर मनोबल का बढ़ना बहुत ज़रूरी था। 5 तारीख से इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, और जिस हिसाब से इंडिया का क्रिकेट और आईसीसी में जो क्लाउट है, जो दबदबा है, उसे देखते हुए क्रिटिक ये बोलते हैं कि आखिर यह टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रही है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद तो क्रिटिसिज्म और बढ़ गया था। तो ऐसे में टीम इंडिया को एक बूस्टर डोज की ज़रूरत थी, जो इसे मिल चुका है। अब अगर इंडियन टीम को आलोचना, ताने, क्रिटिसिज्म को एक साथ खत्म करना है तो सबसे पहले उन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप को जीतना होगा, तभी बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम की वाहवाही होगी। नहीं तो फिर हमेशा की तरह हर खिलाड़ियों को गालियां झेलनी पड़ेंगी। वैसे हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छा है, लेकिन गाली गलौज कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर क्रिकेटर के करियर में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस बार अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो फिर बीसीसीआई और अधिक मजबूत हो जाएगी। वैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, बीसीसीआई, पहले से ही बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन उसकी ये मजबूती और अधिक बढ़ जाएगी अगर हम फिर से वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो हो सकता है इस बार के वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्तमान खिलाड़ियों और हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो शायद डबल हो जाए। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एक विनिंग मोमेंटम को बनाए रखना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम लगातार जीतते हैं तो खिलाड़ियों की ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि वे लगातार जीतते जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स में पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप मैदान पर उतरते हैं तो आधा मैच तो आप ऐसे ही जीत जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एशिया कप में उभर कर निकली, वो है इफेक्टिव पेस बैटरी का। इंडियन क्रिकेट फास्ट बॉलिंग का हमेशा मजाक बनाया जाता था। वो इसलिए कि हम अच्छे फास्ट बॉलर पैदा नहीं कर पाते थे, या हमारे पास वो क्वालिटी के फास्ट बॉलर नहीं थे जो कि मैच जीता पाए। लेकिन एशिया कप में हमने जो अपने फास्ट बॉलर का परफॉर्मेंस देखा, तो उससे ये पता चला कि हमारे पास एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स का सेट है, जो कि किसी भी कंडीशन में मैच को जिता सकते हैं। फाइनल वाले दिन आपने देखा होगा कि पिच पर बिल्कुल भी घास नहीं थी, बावजूद इसके जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने गेंद को सीम और स्विंग किया, उससे उनकी क्वालिटी का पता चलता है। मतलब है कि आने वाले समय में बाकी टीमें हमारे तेज गेंदबाजों को हल्के में नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो फिर श्रीलंका जैसा ही हाल होगा। तीसरी बात, अगर आपकी लाइन और लेंथ सटीक है तो फिर सामने वाला बल्लेबाज कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसे आप परेशान कर सकते हैं। फाइनल वाले दिन आपने सिराज की गेंदबाजी देखी होगी, तो आपको इस बात का पता चल गया होगा कि उन्होंने सही लाइन के साथ ऑफ स्टंप के आसपास गेंद रखी, और श्रीलंका के जो बैट्समैन थे उनको सिराज की जो सीम और स्विंग होती गेंद को रीड करने में बहुत ही परेशानी हुई। मोहम्मद सिराज का लेट स्विंग बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसी लेट स्विंग पर श्रीलंका के बल्लेबाज गच्चा खा गए। दोस्तों, आपने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट घटना इस मैच के दौरान देखी होगी, वो कि जब सिराज गेंदबाजी कर रहे थे तो स्लिप पर 4 फील्डर खड़े थे, जो कि वाइट बॉल मैच में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने आज तक नहीं देखा।
हाँ, टेस्ट मैचेस में ज़रूर ऐसा होता है जब गेंदबाज को स्विंग और सीम से मदद मिल रही हो, तो कभी कभी फील्डिंग इतनी एग्रेसिव होती है कि स्लिप पर 5 या 5 से अधिक फील्डर लगा देते हैं। लेकिन वनडे मैचेस में स्लिप पर इतने फील्डर को रखना ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सिराज में अपनी गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस तो है ही, साथ ही उनको इस बात का भी पता है कि वो अपनी सीम से बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं। भले ही सिराज की स्पीड उतनी ज़्यादा न हो, लेकिन उन्होंने जो डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की उसका उनको फ़ायदा पहुंचा। तो मतलब ये कि आने वाले वर्ल्ड कप में हमारे तेज़ गेंदबाजी की समस्या का समाधान हो चुका है। अब दोस्तों, फाइनल मैच में हमारे जीत के जो हीरो रहे वो तो सिराज रहे, लेकिन असली काम बुमराह ने किया, क्योंकि जिस तरह से बुमराह ने कुशल परेरा को आउट कर श्रीलंका की टीम पर लगातार प्रेशर बनाए रखा, उसका असली फायदा मिला मोहम्मद सिराज को। दोस्तों, श्रीलंकाई बल्लेबाजों का सारा फोकस था कि बुमराह को किस तरह से खेलना है। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जो रणनीति बनाई थी वो ये थी कि बुमराह से बच के रहना है और सिराज को हिट करना है, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने सिराज को हल्के में लिया और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर सिराज ने श्रीलंका टीम की कमर तोड़ दी। बाकी का काम हार्दिक पांड्या ने कर दिया। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में इंप्रूव कर रहे हैं। वे आने वाले समय के स्टार ऑलराउंडर हैं और ऐसे यूटिलिटी प्लेयर की टीम इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत है जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सके। एक और अच्छी खबर एशिया कप के दौरान देखने को मिली वो ये कि ऐन वक्त पर केएल राहुल फॉर्म में आ गए। आपको याद होगा कि उनको ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बीच में ही अपनी उपकप्तानी से हाथ धोना पड़ा था। अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनको टीम इंडिया का भविष्य का कप्तान बताया जा रहा था, लेकिन उनकी सुपर फ्लॉप बैटिंग ने सबका दिल तोड़ दिया। बाद में तो उनके टीम में शामिल करने को लेकर कप्तान और कोच की बड़ी आलोचना होती थी, लेकिन उनके फॉर्म में आने से अब मिडिल ऑर्डर एक सॉलिड रॉक की तरह दिख रहा है। दोस्तों, क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कई बार खराब कंडीशन की वजह से टॉप ऑर्डर बैट्समैन को नई गेंद के साथ परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर किसी टीम के पास मजबूत मिडिल ऑर्डर है तो इसका बड़ा फायदा मिलता है। अगर ओपनिंग जोड़ी जल्दी आउट भी हो जाए तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उसे संभाल लेते हैं। एशिया कप से ये पता चलता है कि हमारी मिडिल ऑर्डर की समस्या भी अब खत्म हो चुकी है। अब डालते हैं एक नज़र इंडिया की बैटिंग ऑर्डर पर। इतनी मजबूत और लंबी बैटिंग ऑर्डर शायद वर्ल्ड में किसी दूसरी टीम के पास नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, यानी अगर शुरू के 6 से 7 बैट्समैन भी सस्ते में आउट हो जाते हैं तो 8वें नंबर के बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर मैच को जिता सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही स्ट्रेंथ है भारतीय क्रिकेट टीम का। हमारी जो मजबूत बैटिंग लाइनअप का एक और एग्जाम्पल है एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच। इस मैच में आपने देखा होगा कि जब इंडिया के 4 बैट्समैन 66 रन पर पवेलियन लौट चुके थे, तब लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन देखिए, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला। यहाँ तक कि बुमराह ने भी अच्छे बल्लेबाजी की और 14 गेंदों में 16 रन बनाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इंडियन टीम एक बैलेंस टीम है। बैटिंग लाइनअप अव्वल दर्जे का है, टॉप लेवल के फास्ट बॉलर हैं और टॉप के स्पिनर। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडिया टीम की फील्डिंग में भी बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि अच्छी फील्डिंग से आप न सिर्फ 25 से 30 रन बनाने से ओपोनेंट को रोकते हैं, बल्कि ओपोनेंट की टीम पर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, जिससे वे गलतियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अच्छी फील्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको जीतना है, मैच जीतना है, तो अच्छी फील्डिंग को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इंडियन टीम एक परफेक्ट टीम है। टीम हर एंगल से कंप्लीट नज़र आ रही है। तो एशिया कप से हमें अपनी टीम के कई पहलुओं के बारे में पता चला। अब देखना होगा कि टीम इंडिया 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं।